स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपने जो SIMCQ रिवीजन सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो रिवीजन करने वाले हैं, जिसके अंदर अपने आज जो है वो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का एक टॉपिक जो कंपाइलेशन मोड में अपने राजस्थान इको सर्वे पूरा कर रहे हैं, जिसके अंदर आज अपने जो है वो नीतियां जो है वो पढ़ने वाले हैं। 2 क्लासेस के अंदर अपने सारी की सारी नीतियां कवर करेंगे। ठीक है, 2 क्लासेस में कवर करेंगे। जो आज की क्लास है उसके अंदर वर्ष 2026 में यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 2026 के अंदर जो भी नीतियां आई हैं वो सारी अब तक जनवरी से लेकर जून तक की जितनी भी नीतियां हैं वो सारी इस क्लास में अपने कवर कर लेंगे। और दूसरी जो क्लास होगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे जो आर्थिक समीक्षा के अंदर दी हुई जितनी भी नीतियां हैं वो सारी अपने दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की उसमें से भी एक प्रश्न आएगा, तो निश्चित रूप से नीतियों से 2 प्रश्न आने निश्चित हैं, जहां से एक क्वेश्चन 2026 की नीतियों में से और एक आर्थिक समीक्षा की दी हुई नीतियों में से आएगा। ठीक है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में अपने 2026 की नीतियां पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपनी SI की तैयारी करने वाले साथियों तक शेयर भी कर देना। ठीक है, अब दूसरा सवाल आप ये पूछोगे इसका जो PDF है वो कहाँ पर मिलेगा, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जो इको सर्वे है उसकी हमारी बुक आती है, आप वो बाई कर सकते हो ऐप के थ्रू। वो पूरी की पूरी कंपाइलेशन मोड में ही लिखी गई है। ठीक है, उसमें आंकड़े एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं, सारी नीतियां एक जगह इकट्ठी है, सारी योजनाएं एक जगह पर इकट्ठी की हुई है, वहां पर सारे संस्थान एक जगह पर है और अन्य चीजें ऐसे कंपाइल मोड में दी हुई है। दूसरा तरीका यह है कि आप हमारी SI की टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, या तो आप वर्दी टेस्ट सीरीज कर सकते हो जिसमें आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे 36 टोटल हिंदी और जीके के। दूसरा आपके पास में फुल लेंथ टेस्ट का भी ऑप्शन है जिसमें 10 टेस्ट होंगे। तो इन सब में भी आपको ये जो रिवीजन का कंटेंट है ये पूरी तरह से आपको फ्री मिलेगा। रिवीजन का जितना भी कंटेंट है वो सब आपको इनमें फ्री मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इन मेथड्स के माध्यम से आप जो है कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। अब चलते हैं अपने आज की क्लास के साथ। तो आज की क्लास में अपने करने वाले हैं 2026 की नीतियों को। तो इसके अंदर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं 2026 के अंदर जो नीतियां आई हैं उनके अंदर कौन कौन सी नीतियां हैं। तो उसमें एक तो आपकी सबसे पहले आई थी AI या फिर मशीन लर्निंग नीति। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है 2026 में जिसमें इस नीति से प्रश्न ना पूछा गया हो। उसके बाद आई युवा नीति 12 जनवरी को, फिर आई रोजगार नीति, और ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है ये अपने 2 सोर्सेज में से कवर कर रहे हैं, एक तो सूजस में से और एक आर्थिक समीक्षा के अंदर भी दिया हुआ है ये इन नीतियों का डाटा इनका। ठीक है, इसके अलावा आपके 18 मार्च को जो है वो 3 नीतियां जो है वो लॉन्च की गई सरकार के द्वारा। एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड थी, एक औद्योगिक पार्क से रिलेटेड थी और इसके अलावा एक और नीति थी। ठीक है, तो ये 3 नीतियां और पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ में एक जो प्रत्यक्ष आवंटन नीति है, डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी है 2025 की, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अपडेट है, वो देखने वाले हैं। और इसके अलावा ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी जो है 2025 वाली, उसमें भी कुछ अपडेट्स है, वो अपने देखेंगे इस पूरी क्लास में। इसके साथ ही साथ अपने MCQs भी करेंगे। MCQs वैसे सभी के लिए फ्री हैं, लेकिन ऐप पे रिवीजन वाले फोल्डर में ही मिलेंगे आपको SI टेस्ट सीरीज के। ठीक है, तो MCQs भी अपने साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने पढ़ रखी है नीतियां तो आप ये MCQ पॉज करो, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब चलते हैं पहली नीति के ऊपर। सबसे पहली नीति वर्ष 2026 में जो आई उसका नाम था राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी। राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी, AI और मशीन लर्निंग जो पॉलिसी 2026। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इसका जो उद्देश्य है वो है डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान जो है उसको IT का हब बनाना और जन सेवाओं को त्वरित करना, पारदर्शी बनाना और नैतिक बनाना। AI के माध्यम से जो आपका डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है उस डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस नीति को लाया गया और इसका उद्देश्य है राजस्थान को IT का हब बनाना। ठीक है, और जो आपके जन सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, उनको त्वरित करना, एक्सेलरेट करना, उनको ट्रांसपेरेंट बनाना, पारदर्शी बनाना और उनको
मोरल बनाना, नैतिक बनाना, ये इसका उद्देश्य है। अब ये नीति आई कब थी? ये लागू हुई आपके 6 जनवरी 2026 को। तो 66 वाला इसके अंदर आप आंकड़ा ध्यान रखना, 6 जनवरी 2026 को जो है ये नीति जो है वो लागू की गई। अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान इसमें यह किया गया है कि प्रत्येक विभाग के अंदर एक एआई नोडल अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति की जाएगी और प्रत्येक विभाग में एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। हर डिपार्टमेंट के अंदर, सरकार का हर डिपार्टमेंट जो है वहां पर एक एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी और एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जो आपके स्कूल है, कॉलेज है और जो आईटीआई है उनके अंदर एआई शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और जो आईटीआई है ना, वहां पर एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। जो आपके एमएसएमई हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उनको रिप्स और स्टार्टअप नीतियों के तहत टॉप अप प्रोत्साहन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा जो डेटा सिक्योरिटी है, निष्पक्षता है और गोपनीयता है, उन पर विशेष जोर जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि एक उद्देश्य पारदर्शी बनाना भी है। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर प्रावधान है, ये आपकी नीति है। अब आते हैं इसके प्रश्न पर। सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो है कि इसे 6 जनवरी 2026 से लागू किया गया, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस नीति का उद्देश्य डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान को एआई हब बनाना और जन सेवाओं को त्वरित, पारदर्शी और नैतिक बनाना है। ये भी बिल्कुल सही है, ये एसआई के अंदर पूछा गया था 5 अप्रैल और 6 अप्रैल वाली शिफ्ट में। इसके तहत प्रत्येक विभाग में एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके अंदर एमएसएमई और स्टार्टअप को रिप्स और स्टार्टअप नीतियों के तहत टॉप अप प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तो ये भी सही है, इसका मतलब चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो सही पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं अगली नीति की तरफ और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको आप पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। अब चलते हैं दूसरी नीति की तरफ। तो दूसरी नीति जो है वो है राजस्थान युवा नीति, और आप सबको पता है करियर डे जो है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, जिसमें युवाओं के करियर से रिलेटेड बातें की जाती है। तो राजस्थान युवा नीति भी कब आई है? 12 जनवरी 2026 को। कब जारी हुई है? 12 जनवरी 2026 को, जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हुआ था उस महोत्सव के अंदर ये नीति जो है वो जारी की गई। अब इस नीति के प्रमुख स्तंभ क्या क्या है? तो इस नीति का पहला जो स्तंभ है, अब युवाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शिक्षा और आधुनिक कौशल, जो मॉडर्न स्किल है वो डेवलप करना। इसके तहत होगा क्या? तो रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए जो एआई है और जो डिजिटल टूल्स हैं उनकी ट्रेनिंग पर विशेष जोर इसमें दिया जाएगा। युवाओं के अंदर आधुनिक कौशल का विकास करने के लिए क्या किया जाएगा? उनकी जो रोजगार क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए एआई और डिजिटल टूल्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, इस पर विशेष जोर है। दूसरा काम इसमें किया जाएगा रोजगार से उद्यमिता की तरफ, यानी कि युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना, है ना। जॉब सीकर से उनको जॉब क्रिएटर बनाना, कि वो सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड ना रहे, वो जॉब क्रिएट भी करें, लोगों को सैलरी दे, वो खुद सैलरी ना ले। तो उसके तहत स्टार्टअप हो गए, जैसे गिग इकोनॉमी हो गई, और जो स्वरोजगार है उसको बढ़ावा देना, ये आपके आते हैं जॉब क्रिएटर के अंदर। तीसरा काम है हेल्थ और उसके वेलफेयर पर, स्वास्थ्य और कल्याण। तो आपके जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है, नशा मुक्ति है ना, योग है, खेल है, इन सबको प्रायोरिटी दी जाए। नशा मुक्ति, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, योग, खेल, युवाओं के लिए सबसे जरूरी चीज तो यही है। तो इन सबको जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाए। इसके अलावा उनको लीडर बनने के लिए नेतृत्व और समाज, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता का उनमें विकास किया जाए। सामाजिक न्याय और कला संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से उनका जुड़ाव जो है वो विकसित किया जाए। इसके लिए जो आपकी युवा नीति है, इसके लिए त्रिस्तरीय एक क्रियान्वयन तंत्र विकसित किया गया है, जिसके अंदर खेल और जो युवा मामलात मंत्री है उसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति है, फिर आपके राज्य स्तरीय टास्क फोर्स है, और फिर एक कोर कमेटी जो है वो गठित की गई है। तो ये जो आपके त्रिस्तरीय सिस्टम है, जो आपके त्रिस्तरीय सिस्टम है, इस त्रिस्तरीय सिस्टम के तहत सबसे पहले एक तो आपके आता है उच्च स्तरीय समिति। एक तो आपके आती है उच्च स्तरीय समिति, जो कि आपके खेल और जो आपके युवा मामलात मंत्री हैं
उनकी अध्यक्षता के अंदर एक उच्च स्तरीय समिति है, फिर दूसरे नंबर पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स है, और फिर एक कोर कमेटी जो है वो गठित की गई है। तो ये आपके आती है युवा नीति। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न भी कर लेते हैं कि यह नीति 12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अवसर पर जारी की गई, जो कि बिल्कुल सही है। नीति के तहत युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने के लिए रोजगार से उद्यमिता पर बल दिए गए, ये भी बिल्कुल सही है। नीति के क्रियान्वयन के लिए खेल और युवा मामलात मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिसके अंदर उच्च स्तरीय समिति हो गई, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स हो गई, और एक कोर कमेटी जो है इसका गठन किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, सही। अब चलते हैं अगली नीति के ऊपर, और पहले आप ये प्रश्न देख लो, इसको करने की कोशिश करो। अब आते हैं अगली नीति के ऊपर। अगली नीति आपके है राजस्थान रोजगार नीति 2026। तो राजस्थान जो रोजगार नीति 2026 है, ये भी युवाओं से ही रिलेटेड है, जिसका लक्ष्य है मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर जो है वो सृजित करना। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है कि मार्च 2029 तक आपके 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना जो है इस नीति का जो है वो लक्ष्य है। ठीक है, इसके तहत एक ई जॉब फेयर, यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो रोजगार अवसर है उनके लिए ई जॉब फेयर की जो सुविधा है वो भी इस नीति के तहत है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर अपने बात करें तो निष्पादन और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए जो आपके रोजगार कार्यालय हैं उनको एकीकृत करके एआई आधारित एक राजस्थान रोजगार पोर्टल जो है उसका निर्माण किया गया है। तो राजस्थान रोजगार नीति के तहत जो आपके रोजगार कार्यालय हैं उनको एकीकृत करके एआई आधारित एक राजस्थान रोजगार पोर्टल का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, ये आपके आती है राजस्थान रोजगार नीति। अब अगर अपने प्रश्न की तरफ चलें तो पहला आता है इस नीति का मुख्य लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों के लिए ई जॉब फेयर की सुविधा प्रदान की गई, ये भी बिल्कुल सही है। नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए रोजगार कार्यालयों को एकीकृत करके एआई आधारित रोजगार पोर्टल जो है उसका निर्माण किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही इसमें क्या हो जाएंगे, सही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, ये आप पढ़ो, इसको करने की कोशिश करो। और ये है आपके राजस्थान पेइंग गेस्ट हाउस जो योजना है 2026, उसको संशोधित किया गया है। सबसे पहले तो अगर अपने बात करें तो राजस्थान जो पेइंग गेस्ट हाउस योजना है उसकी अगर अपने बात करें तो इसमें कुछ जो प्रावधान है उनमें परिवर्तन हुआ है। सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है कमरों और बेड की क्षमता के अंदर। क्या परिवर्तन हुआ है, कमरों की जो अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम कमरे हैं, वो 5 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, अब 8 कर दिए गए हैं, और अधिकतम जो है वो 24 बेड की अनुमति दी गई है। सबसे पहला परिवर्तन तो क्या हुआ है, कमरों और बेड की क्षमता के अंदर। पेइंग गेस्ट हाउस योजना आप सबको पता है कि जो आप अपना अगर कोई मकान है तो उसको गेस्ट हाउस के रूप में विकसित कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं वो माननी जरूरी है, जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि कमरों की जो अधिकतम संख्या है वो मैक्सिमम कितनी है जो आप किराए पर लगा सकते हो, वो है 8। पहले कितनी होती थी, 5, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 8। दूसरा है बेड की क्षमता, तो अधिकतम कितने बेड हो सकते हैं, 24 बेड की अनुमति है। अगर 8 कमरे हैं 24 बेड हैं तो इसका मतलब एक कमरे में ऑलमोस्ट 3 बेड आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अधिकतम 24 बेड की अनुमति है और कमरों की अधिकतम संख्या 8 है, ध्यान रखना, पहले 5 होती थी। दूसरा, इसके अंदर पहले एक प्रोविजन होता था कि जो भी मालिक है वो वहां पर उस घर के अंदर ही रहेगा, लेकिन अब इस प्रोविजन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, यानी निवास की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है। जो भी होम स्टे संचालित करने वाला मालिक है या उसका जो परिवार है वो उस परिसर में रहना अनिवार्य नहीं है। वो अपना कोई और कहीं पर मकान है मान लो और वो खुद गांव में रह रहा है तो भी उसको वो रेंट पर लगा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ध्यान रखना। इसके अलावा पंजीकरण और नियमों के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, तो जो विदेशी अतिथि हैं उनकी सूचना प्रशासन को देना अनिवार्य किया गया है। अगर आपके जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर कोई फॉरेनर रुकता है तो उसकी सूचना आपको प्रशासन को देना अनिवार्य है। फिर जो अतिथि पंजिका है उसको कम से कम 7 वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा। जो आपके अतिथि पंजिका है उसको न्यूनतम 7 वर्ष तक क्या रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। और आवेदन के 7 कार्य दिवस के अंदर अस्थायी अनुमति और 3 माह के भीतर निरीक्षण के बाद 2 साल के लिए स्थायी पंजीकरण जो है वो हो जाएगा। तो ये आवेदन के लिए प्रोसेस बताई गई है कि आवेदन के 7 दिन के अंदर
अस्थायी अनुमति उसको गेस्ट हाउस को मिल जाएगी और 3 माह के भीतर भीतर उसका निरीक्षण होगा। निरीक्षण होने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो 2 साल के लिए स्थायी पंजीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर 2 कैटेगरीज होगी गेस्ट हाउस की, एक होगी आपके गोल्ड और एक होगी सिल्वर। जो गोल्ड कैटेगरी है उसमें एसी, इंटरनेट सुविधा वगैरह होगी सब, तो उसका शुल्क 2000 रुपए है। उसके पंजीकरण का शुल्क कितना है? 2000 रुपए। सिल्वर का कितना है? 1000 रुपए। ठीक है, ये आपके पेइंग गेस्ट हाउस योजना है। प्रश्न देखो, योजना के अंतर्गत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 और अधिकतम बेड की अनुमति 24 की गई है। बिल्कुल सही है। फिर है, होम स्टे संचालित करने के लिए मालिक या उसके परिवार का परिसर में रहना अनिवार्य नहीं है। ये भी सही है। अतिथि पंजिका को कम से कम 5 वर्षों तक सुरक्षित रखना पड़ेगा। ठीक है, अतिथि पंजिका को कम से कम 7 वर्ष तक सुरक्षित रखना पड़ेगा, 5 वर्ष तक नहीं। तो ये फैक्ट आपका क्या है? गलत है। ठीक है, फिर आता है, योजना के तहत सिल्वर श्रेणी का शुल्क 1000 और गोल्ड श्रेणी का शुल्क 2000 है। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 2 और 4 जो है वो सही है आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देख लो और फिर अपने करते हैं। देखो, इसके बाद अपने अब करने जा रहे हैं 18 मार्च 2026 जो है, 18 मार्च 2026 को जयपुर के अंदर एक उद्यमी संवाद समारोह जो है उसका आयोजन हुआ। और उस समारोह के अंदर जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने एक साथ 3 नई औद्योगिक नीतियां जो हैं उनका अनावरण किया। ध्यान से समझना इस चीज को। और ये जो नीतियां थी, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति होगी, सेमीकंडक्टर नीति हो जाएगी, एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी, इस प्रकार से ध्यान से समझना इस चीज को। 18 मार्च 2026, 18 मार्च 2026 को उद्यमी संवाद समारोह जो है उसका आयोजन हुआ। उद्यमी संवाद समारोह जो है उसका आयोजन हुआ। लाइक कर दो क्लास को। ठीक है, उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन हुआ जिसके अंदर जो आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है उन्होंने 3 नीतियों को लॉन्च किया। कौन कौन सी? पहली जो नीति थी वो थी आपके औद्योगिक, और तीनों औद्योगिक नीतियां थी। पहली थी औद्योगिक पार्कों से रिलेटेड, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। दूसरी नीति आपके थी एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड। और तीसरी नीति थी आपके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो तीनों औद्योगिक नीतियां जो है इनका ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 18 मार्च 2026 को आयोजित नीतियों में से इनमें से कौन सी नहीं थी? तो ये 3 तो थी, ध्यान रखना। एक तो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन, एक एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी और एक आपके सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो इन 3 नीतियों का जो है वो शुभारंभ किया गया। और अब अपने एक एक करके इन तीनों नीतियों को देखते हैं। सबसे पहली जो नीति है आप ध्यान से समझना उसको। सबसे जो पहली नीति है वो है आपके राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, कोई भी नीति आप पढ़ो सबसे पहले उसका नाम पढ़ा करो, उससे आपको उसका उद्देश्य समझ आ जाएगा। नाम में ही औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस नीति का जो उद्देश्य है वो औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहित करना है, उनके निर्माण को प्रोत्साहित करना है। तो इसका उद्देश्य है जो आपके निजी निवेश है या पीपीपी मॉडल है उसके माध्यम से प्रदेश को एक औद्योगिक निवेश का डेस्टिनेशन हब बनाना और जो आपके एमएसएमई डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अब अगर अपने बात करें तो आप सबको पता है कि इसका लॉन्च डेट तो सबकी सेम ही रहेगी। क्या रहेगी? 18 मार्च 2026, जो अभी उद्यमी संवाद समारोह की बात हुई थी उसके अंदर इनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 18 मार्च 2026 को इसको लॉन्च किया गया। अब इसका अनुमोदन जो है वो पहले ही हो गया था। इसको सरकार ने जो अनुमोदित किया था वो किया था 25 फरवरी 2026 को। कब कर दिया था? 25 फरवरी 2026 को इसको अनुमोदित कर दिया था। अब अगर अपने इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि 5 साल की है। ध्यान रखना, जनरली यही अवधि होती है नीतियों की, 5 वर्ष की इसकी क्या है? अवधि है। अब बात करते हैं इसकी कार्यान्वयन एजेंसी की। तो आप सबको पता है औद्योगिक पार्कों का निर्माण जो है राजस्थान में रिको करता है। ठीक है, कौन करता है? रिको करता है। तो इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो आपके अलग अलग है, जिसमें आपको ध्यान रखना है रिको के द्वारा जो भी आवंटित भूमि है, जो रिको भूमि आवंटित करेगा औद्योगिक पार्क के लिए, उसकी तो आपके कार्यान्वयन एजेंसी रिको ही रहेगी। लेकिन स्वयं के द्वारा जो अधिग्रहित भूमि है
उसके लिए जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो आपके उद्योग और वाणिज्य विभाग रहेगा। ध्यान रखना, दो टाइप की कैटेगरीज है कार्यान्वयन एजेंसी में। एक रिको जो भूमि आवंटित करेगा, उसके लिए तो रिको खुद ही कार्यान्वयन एजेंसी है, और जो स्वयं के द्वारा अधिग्रहित भूमि है उसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है आपके उद्योग और वाणिज्य विभाग। और जो सभी आवेदन हैं वो राज निवेश पोर्टल के माध्यम से सिंगल विंडो प्रणाली के द्वारा होंगे। सभी आवेदन जो है वो राज निवेश पोर्टल जो है उसके माध्यम से सिंगल विंडो प्रणाली के द्वारा होंगे। ओके, जितने भी आवेदन होंगे इस नीति के लिए वो राज निवेश पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत। तो ये तो हुई बेसिक जानकारी। अब अपने बात करते हैं इस नीति में है क्या एक्चुअल में। इस नीति के तहत विकास के 4 मॉडल हैं। ठीक है, विकास के कितने मॉडल है? 4 मॉडल, ABCD। तो मॉडल जो ए है वहां पर पूर्णतः रिको के द्वारा आवंटित जो भूमि है उस पर विकास किया जाएगा। ठीक है, मॉडल ए के तहत जो है जो रिको भूमि आवंटित करेगा 100% वहीं पर विकास जो है वो किया जाएगा। दूसरा जो मॉडल है जिसको अपने मॉडल बी बोलते हैं, मॉडल बी के तहत 80% भूमि जो है विकासकर्ता के द्वारा अधिग्रहण और शेष जो 20% भूमि है वो रिको द्वारा निर्धारित दरों पर होगी। ठीक है, ये तो 100% मॉडल ए के तहत 100% रिको। इनमें ABCD मॉडल को ध्यान से समझना। ए में तो आपके 100% रिको के द्वारा आवंटित भूमि होगी। ठीक है, जो बी मॉडल है उसमें आपके 2 कैटेगरीज हैं, ध्यान रखना। 80% तो स्वयं जो भूमि अधिग्रहण करता है उसकी, 20% रिको के द्वारा निर्धारित दरों पर विकास। ठीक है, 80% तो विकासकर्ता के द्वारा अधिग्रहण है और 20% जो भूमि है वो रिको के द्वारा निर्धारित दरों पर होगी। जो आपके मॉडल सी है इसमें संपूर्ण भूमि की व्यवस्था जो है वो स्वयं निजी विकासकर्ता की ही होगी। सी के अंदर 100% जो है आपके निजी विकासकर्ता होगा। ए में 100% रिको है, बी के अंदर 80% निजी है और 20% रिको है, सी में 100% निजी है और डी के अंदर आपके PPP मॉडल पर जो है वो विकास किया जाएगा। तो ये आपके 4 मॉडल हैं टोटल। अब अगर अपने बात करें पात्रता मानदंडों की, तो इसमें जो औद्योगिक पार्क है उसके लिए कम से कम कितना एकड़ क्षेत्रफल चाहिए? कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के पास में 20 एकड़ भूमि और वो बोलता है यहाँ पर औद्योगिक पार्क स्थापित कर दो, नहीं। कम से कम जो है वो 50 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 50 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए। जो भी आपके औद्योगिक पार्क है उसके लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए और मिनिमम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना जो है इसमें अनिवार्य है। मिनिमम 10 इंडस्ट्रियल यूनिट्स वहां पर होनी चाहिए। तो कम से कम कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? 50 एकड़, 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपके मॉडल ए है और जो मॉडल सी है यहीं पर ये लागू होता है। ये जो क्षेत्रफल की सीमा है ये ए और सी पर ही लागू होती है। जो आपके बी और डी मॉडल है उसके लिए अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ भी 100% नहीं है, यहाँ पार्टनरशिप में काम हो रहे हैं। तो बी और डी जो मॉडल है उसके लिए क्षेत्रफल की अधिकतम सीमा नहीं है, सिर्फ ए और सी के लिए ही है। और कितनी है? कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयां। ठीक है, इसके अलावा इस नीति के तहत जो है वो पूंजीगत अनुदान जो है, कैपिटल ग्रांट जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके तहत पहले 10 जो पार्क डेवलपर्स हैं उनको सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान जो है वो दिया जाएगा। जो आपके पहले 10 पार्क डेवलपर्स होंगे उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर 20% पूंजीगत अनुदान जो है वो दिया जाएगा। ध्यान रखना, पहला तो यही है कि पहले 10 जो पार्क डेवलपर्स होंगे उनको सामान्य अवसंरचना विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। जिसके तहत अगर अपने बात करें, अगर औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल 100 एकड़ तक है तो उसको अधिकतम 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, है ना। और अगर उसका क्षेत्रफल 100 से 250 एकड़ है तो उसको 30 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। और अगर उसका क्षेत्रफल 250 एकड़ से अधिक है तो फिर उसको 40 करोड़ रुपए का अधिकतम पूंजीगत अनुदान जो है वो दिया जाएगा। तो ये आप क्षेत्रफल और अनुदान का जो गणित है ये ध्यान से समझ लेना। अगर 100 एकड़ तक का औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल है तो उसको 20 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 100 से 250 एकड़ है तो उसको 30 करोड़ रुपए का, और 250 एकड़ से अधिक है तो उसको 40 करोड़ रुपए का जो है अनुदान दिया जाएगा।
इसके अलावा कुछ और वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे, जैसे कि आपके जो अपशिष्ट है ना, साझा अपशिष्ट जो उपचार संयंत्र लगाया जाता है उस पर जितना भी खर्चा होगा उसका 50% जो है वो राज्य सरकार देगी, अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क। ठीक है, जो आपके साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाया जाता है उद्योगों के अंदर, उस पर जितना भी खर्चा आएगा उसका 50% खर्चा राज्य सरकार देगी, जो कि अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क होगा। इसके अलावा और क्या क्या है, तो और इसमें आता है जो संपर्क मार्ग निर्माण है, जो आपके कनेक्शन रूट्स बनाए जाते हैं, संपर्क मार्ग निर्माण, उसका 60% व्यय कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, जो कि अधिकतम 3 करोड़ रुपए है। इनको ध्यान से समझते हुए चलना, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो आपके उद्योग अपशिष्ट संयंत्र बनाया जाएगा, है ना, साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जिसको अपने CTEP बोलते हैं, इस पर राज्य सरकार 50% तक व्यय करेगी, अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क। फिर इसी प्रकार से दूसरा जो इसमें आता है कि जो आपके कनेक्शन लिंक रोड्स होंगी, संपर्क मार्ग निर्माण होगा। ठीक है, संपर्क मार्ग निर्माण, इस पर संपर्क मार्ग निर्माण, इस पर 60% राज्य सरकार वहन करेगी, अधिकतम होगा ये 13 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके अलावा जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा है, कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा, उस पर 7 साल तक 100% की विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क के अंदर 25% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो विद्युत जो शुल्क है इसके अंदर 100% की छूट मिलेगी, और स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन जो है उसमें 25% की छूट। ठीक है, रिप्स वाले प्रावधान है। इसके अलावा प्लग एंड प्ले जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसके लिए रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी आपके औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति है। अगर मैं आपको एक बार में इसको रिकॉल करवाऊं तो सिंपल सी बात है, लॉन्च हुई है 18 मार्च 2026 को, अनुमोदन मिला था 25 फरवरी 2026 को, अवधि इसकी 5 वर्ष है। उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया, कार्यान्वयन एजेंसी रिको अगर भूमि आवंटित कर रही है तो रिको ही है, स्वयं के द्वारा अधिकृत भूमि है तो उसके लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग इसमें कार्यान्वयन एजेंसी होगा। आवेदन होंगे राज निवेश पोर्टल के माध्यम से, सिंगल विंडो सिस्टम से। ठीक है, और इसके अंदर विकास के 4 मॉडल है। ए मॉडल में 100% रिको है, बी मॉडल में 80% भूमि विकासकर्ता के द्वारा अधिग्रहण है, 20% रिको है, सी मॉडल में कंप्लीटली निजी है, और डी के अंदर PPP मॉडल है। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है, फिर जो ए मॉडल है और सी मॉडल है उनके लिए क्षेत्रफल की जो सीमा है वो है आपके कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल और 10 औद्योगिक इकाइयां न्यूनतम, और बी और डी के लिए क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है। फिर आपके जो पहले 10 पार्क डेवलपर्स होंगे उनको 20% पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा, जिसमें 100 एकड़ तक का क्षेत्रफल है तो 20 करोड़ रुपए का, 100 से 250 एकड़ तक का क्षेत्रफल है तो 30 करोड़ रुपए का, और 250 एकड़ से अधिक है तो 40 करोड़ रुपए तक का अनुदान उनको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर अपने बात करें बुनियादी ढांचा और वित्तीय लाभ की, तो जो आपके CETP है यानी साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र, उस पर सरकार 50% यानी प्रति पार्क 12.5 करोड़ रुपए व्यय करेगी। सड़क मार्ग के निर्माण पर 60% का व्यय सरकार करेगी, जो कि अधिकतम होगा 3 करोड़ रुपए। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष की अवधि तक के लिए 100% विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क के अंदर 25% की छूट। प्लग एंड प्ले जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसके लिए रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि नीति के तहत रिको के द्वारा आवंटित भूमि के लिए रिको और स्वयं द्वारा अधिकृत भूमि के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है, जो कि बिल्कुल सही। औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। मॉडल बी के तहत 80% भूमि रिको के द्वारा 20% भूमि विकासकर्ता के द्वारा अधिकृत की जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। 20% रिको करेगा, 80% भूमि विकासकर्ता। 100 से लेकर जो आपके 250 एकड़ तक का तो औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल है उसके लिए अधिकतम पूंजीगत अनुदान 30 करोड़ रुपए दे है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप अगला प्रश्न देख लो, और हाँ, ये भी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति से रिलेटेड है, जिसमें वर्णित बुनियादी ढांचा वित्तीय लाभों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें CETP पर व्यय का 50% जो है राज्य सरकार वहन करेगी, जो अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क होगा, बिल्कुल सही है।
फिर जो आपके संपर्क मार्ग निर्माण है उसका 60% राज्य सरकार वहन करेगी, जो कि अधिकतम 3 करोड़ रुपए, ये भी ठीक है। कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 साल तक 100% विद्युत शुल्क में छूट, स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में 25% की छूट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पॉज करो, करने की कोशिश करो, देखते हैं आपका सही होता है या नहीं। चलो, तो अगली जो नीति है जो कि 18 मार्च 2026 को ही लॉन्च हुई है, और वो है राजस्थान एरोस्पेस एंड रक्षा या डिफेंस पॉलिसी। एरोस्पेस आप सबको पता है विमानन क्षेत्र, और जो आपके डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर जो राज्य है उसको वैश्विक हब बनाना इस नीति का लक्ष्य है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य को एरोस्पेस और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर वैश्विक हब बनाना है, जिसके तहत ये नीति लॉन्च की गई है 18 मार्च 2026 को, जिसको कैबिनेट मंजूरी मिल गई थी 21 जनवरी 2026 को ही। जो आपके पहली नीति थी जो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन थी, उसको 25 फरवरी को अनुमोदन मिला था, जबकि ये जो एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी है ये भी आपके एसआई में पूछी गई थी। तो आप सोच के देखो पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। यहां से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 21 जनवरी 2026 को इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ये लॉन्च कब हुई? 18 मार्च 2026 को। उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया, राज्य को एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर वैश्विक हब बनाना है। इसके तहत किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा? तो इसके लिए आपके जो उपकरण घटक निर्माण क्षेत्र हैं, इसके अलावा प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, एमआरओ जो है ना, मरम्मत रख रखाव है ना, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल, ठीक है, इन क्षेत्रों पर जो है काम किया जाएगा। अब इसके अंदर जो आपके परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट के आधार पर, उनको आपको समझना है। इस नीति के तहत परियोजनाओं की अलग अलग श्रेणी है, जिसमें एक तो आपके आ जाएगी सेवा क्षेत्र के अंदर और एक आपके आ जाएगी विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। एक आपके सेवा क्षेत्र में, एक आपके आ जाएगी विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। अब जो सेवा क्षेत्र के अंदर और विनिर्माण क्षेत्र में कैटेगरीज हैं उनको ध्यान से समझना आप। सेवा क्षेत्र के अंदर जो है लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा, ठीक है। एक तो इसमें कैटेगरी है प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी है ये लार्ज, फिर उसके बाद आएगी मेगा और फिर आपके आ जाएगी अल्ट्रा मेगा। अल्ट्रा मेगा, लार्ज, मेगा एंड अल्ट्रा मेगा। अगर हम बात करें सेवा क्षेत्र की, तो सेवा क्षेत्र के अंदर जो लार्ज श्रेणी की है उसके अंदर निवेश कितना होगा? तो ये निवेश के आधार पर कैटेगरीज है, तो इसमें निवेश होगा 25 से 100 करोड़ रुपए का। जो लार्ज की परियोजनाएं हैं, लार्ज जिनको प्रोजेक्ट्स अपने बोल रहे हैं, उसमें 25 से 100 करोड़ रुपए तक का निवेश जिन परियोजनाओं में हो रहा है उनको अपने लार्ज की कैटेगरी में डालेंगे। फिर इसके बाद में दूसरी आती है मेगा, जो कि 100 से 250 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा। जिन प्रोजेक्ट्स में 100 से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा सर्विस सेक्टर के अंदर, उनको अपने मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल करेंगे। और जहां पर निवेश 250 करोड़ रुपए से अधिक होगा उनको अपने शामिल करेंगे अल्ट्रा मेगा के अंदर, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र के अंदर आपको अगर आपसे पूछ ले लार्ज कैटेगरी में कितना निवेश है, 25 से 100 करोड़ रुपए, मेगा में 100 से 250 है, अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ रुपए से अधिक। अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण के अंदर, तो ये आप इसको दुगुना कर दो 50 और इसको तिगुना कर दो 300, ठीक है। 50 से लेकर 300 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है वो अपने लार्ज कैटेगरी में शामिल करेंगे। इसमें 50 से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जहां पर 50 से लेकर 300 करोड़ रुपए तक का निवेश हो रहा है उनको अपने लार्ज प्रोजेक्ट्स में शामिल करेंगे। जहां पर 300 से 1000 करोड़ का निवेश हो रहा है, 300 से 1000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, वो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल होंगे। और जहां पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है वो अल्ट्रा मेगा में शामिल होंगे विनिर्माण के तहत। तो ये कैटेगरीज है लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा की, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी।
अब अगर अपने इसमें बात करें तो इसमें प्रोत्साहन किस प्रकार से मिलेंगे, तो इसमें प्रोत्साहन आपको पहला तो वही है 7 साल तक जो स्टेट टैक्स होता है SGST उसका 75% पुनर्भरण हो जाएगा। ठीक है, 7 साल तक SGST का कितना परसेंट पुनर्भरण, 75% पुनर्भरण हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए 20 से 28% और जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए 14 से 20% तक का जो पूंजीगत अनुदान है वो दिया जाएगा। ठीक है, पूंजीगत अनुदान कितना, तो अगर आपसे पूछ ले विनिर्माण क्षेत्र के लिए 20 से 28% पूंजीगत अनुदान और जो सर्विस सेक्टर है उसके लिए 14 से 20%। इसके अलावा इसमें टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन भी दिया जाएगा 1.2 से लेकर 2% तक का, 1.2 से 2% तक का टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन भी जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो और लाभ में इसमें दिया जाएगा अतिरिक्त बूस्टर डोज। अब इस बूस्टर डोज में क्या क्या शामिल हैं, तो इसको ध्यान से समझ लेना। इसमें एक तो आपके आ जाएगा एम्प्लॉयर बूस्टर, एम्प्लॉयर बूस्टर कितना दिया जाएगा 10 से 15%। फिर आएगा सनराइज बूस्टर जो कितना होगा 25%। फिर आएगा एंकर बूस्टर जो कितना होगा 10%। फिर आएगा थ्रस्ट बूस्टर जो कितना होगा 20%। तो ये अतिरिक्त बूस्टर डोज भी इसमें दी जाएगी जिसमें एम्प्लॉयर बूस्टर जो है वो 10 से 15% होगा। ठीक है, अब इसको ए और ए वाले ध्यान रखना, ए एंकर और ए एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर वैसे तो ई से होता है लेकिन आप इसको ए से काउंट कर लेना। ठीक है, तो ए वाले में 10 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। तो एम्प्लॉयर जो है इसमें 10 से 15% है और एंकर में पूरा पूरा 10% ही है। फिर आपके जो सनराइज है और जो थ्रस्ट बूस्टर है इसमें देख लेना आप, सनराइज जो है इसमें 25% और थ्रस्ट बूस्टर 20% दिया जाएगा। इसके अलावा 7 साल तक बिजली शुल्क में 100% छूट और स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में पूर्ण राहत, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में 100% राहत दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान एरोस्पेस और रक्षा पॉलिसी के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इस नीति की कैबिनेट मंजूरी 21 जनवरी 2026 को हुई थी, 18 मार्च 2026 को इसको लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश श्रेणियां ध्यान से समझना। लार्ज के अंदर 50 से 300, मेगा में 300 से 1000 और अल्ट्रा मेगा 1000 करोड़ रुपए से अधिक। बिल्कुल सही है। इसके तहत जो निवेशक है उनको 7 साल तक SGST का 75% पुनर्भरण का विकल्प भी मिलेगा। इस नीति के तहत 7 साल तक बिजली शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। तो इसमें चारों ही जो हैं वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो जो कि आपके राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी पर रिलेटेड है, वो भी 18 मार्च 2026 को लॉन्च हुई है। इसको आप ध्यान से समझना कि जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसके तहत इस नीति को जो है वो लॉन्च किया गया है और ये राजस्थान की प्रथम सेमीकंडक्टर नीति है जो कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ी हुई है। लॉन्च हुई है 18 मार्च 2026 को। कैबिनेट मंजूरी इसको भी कब मिली थी 21 जनवरी 2026 को। तो कैबिनेट मंजूरी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 21 जनवरी 2026 को दो नीतियों को कैबिनेट मंजूरी मिली है, एरोस्पेस और डिफेंस को भी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी इसी दिन मिली है। इसके अलावा जो आपके औद्योगिक पार्क वाली है उसको 25 फरवरी को जो है वो मिली है। तो ये जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है कैबिनेट मंजूरी 21 जनवरी को मिली है, लॉन्च हुई 18 मार्च 2026 को और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ जुड़ी हुई है। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति है जिसकी अवधि 5 वर्ष है। मैंने आपको बताया इन जनरल जो नीतियां होती हैं उनकी अवधि 5 वर्ष ही होती है। अब इसका नोडल विभाग कौन सा होगा, तो इसका नोडल विभाग आपको ध्यान से समझना है, जो उद्योग और वाणिज्य आयुक्त है उसका कार्यालय इसमें जो है वो नोडल विभाग के रूप में काम कर रहा है। उद्योग और जो वाणिज्य आयुक्त है उसका कार्यालय क्या है, नोडल विभाग है सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लिए और इसमें सहायक एजेंसी के रूप में रिको काम कर रही है। ठीक है, और इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत 4 कॉरिडोर जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। कहां कहां पर किए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4 कॉरिडोर कहां कहां पर, एक तो आपके नीमराणा गिलोट के अंदर, अलवर के अंदर नीमराणा जो गिलोट है, एक तो ये कॉरिडोर विकसित किया गया है। एक आपके भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौंपकी और पथरेडी ये कॉरिडोर स्थापित किया गया है। एक आपके जयपुर, सीतापुरा और कनकपुरा, ठीक है, ये दोनों तो आपके अलवर के ही हो गए ऑलमोस्ट।
और एक जयपुर और एक उदयपुर है। और उदयपुर में कालड़वास, मादड़ी और प्रतापनगर, ये 4 कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। एक तो नीमराणा गिलोट हो गया, एक आपके भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौंपकी और पथरेड़ी हो गया, और एक आपके जयपुर, सीतापुरा और कनकपुरा हो गया। और फिर उदयपुर के अंदर कालड़वास, मादड़ी और प्रतापनगर। अगर अपने इस नीति के कुछ प्रमुख प्रावधान देखें तो इसमें भारत सरकार जो है प्रदत्त जो पूंजी सब्सिडी है उसकी 60% अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। भारत सरकार जो पूंजी सब्सिडी देता है उसकी जो 60% अतिरिक्त राशि है वो कौन देगी? राज्य सरकार देगी। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो भारत सरकार पूंजी सब्सिडी देता है उसका जो 60% एडिशनल चार्ज है वो कौन देगा? राज्य सरकार देगी। टर्म लोन के ऊपर 5% की ब्याज सब्सिडी भी यहां पर दी जाएगी। टर्म लोन जो है उस पर 5% की क्या दी जाएगी? ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 7 साल तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट रहेगी। ठीक है, 60% अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार कर ही रही है। इसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी है और भूमि रूपांतरण शुल्क है उनमें 100% की छूट होगी, जिसमें 75% की छूट और 25% रिफंड जो है वो कर दिया जाएगा। पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% रिफंड हो जाएगा और जल पुनः चक्रण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर इसमें विशेष जो है जोर दिया जाएगा। तो ये आपके सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर नीति है जिसकी अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, बिल्कुल सही है। इस नीति के तहत नोडल विभाग उद्योग और वाणिज्य आयुक्त का कार्यालय है और सहायक एजेंसी रीको है, बिल्कुल सही है। इसके तहत स्थापित 4 गलियारों के अंदर नीमराणा, गिलोट, भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौंपकी, पथरेड़ी, जयपुर, सीतापुरा, कनकपुरा, उदयपुर के अंदर जो आपके छोटी मादड़ी वगैरह, प्रतापनगर, वो सब शामिल हैं। इस नीति में भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त पूंजी सब्सिडी की 60% अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगा, ये भी सही है। तो ये चारों ही इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अब आप अगला प्रश्न देखो। अगला जो है आपको ध्यान से समझना है, ये है आपके राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। ट्रेड प्रमोशन का मीनिंग हो गया व्यापार प्रोत्साहन नीति। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति जो कि 3 दिसंबर 2025 को अनुमोदित हुई थी और 10 दिसंबर 2025 को लागू हुई थी और प्रभावी ये रहेगी 31 मार्च 2029 तक। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं कि ये कब अनुमोदित हुई, 3 दिसंबर 2025 को, लागू कब हुई 10 दिसंबर 2025 और प्रभावी कब तक रहेगी 31 मार्च 2029 तक। उद्देश्य क्या है? तो राज्य के 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स जो हैं उनको ध्यान में रखकर ये नीति जो है वो बनाई गई है, ताकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको बड़े ट्रेंड्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है वैसे समान अवसर मिल सके। ठीक है, फिर इसमें ऋण और ब्याज अनुदान की अगर अपने बात करें, ऋण और ब्याज अनुदान, तो आपके जो खुदरा व्यापारी हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है इसमें दिया जाएगा, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6% का ब्याज अनुदान मिलेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 4% का ब्याज अनुदान इसमें दिया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर आपके 6% का ब्याज अनुदान और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है उस लोन पर 4% का ब्याज अनुदान, प्लस इसमें 1% का अतिरिक्त अनुदान जो है SC ST महिला वर्ग के लिए जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, महिला, SC ST और जो दिव्यांगजन है उनको 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी इसमें मिलेगा। इसके अलावा जो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर 50% तक की सहायता, जिसमें अधिकतम 1 लाख रुपए जो है वो प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इंश्योरेंस जो प्रीमियम करवाया जाता है उस पर 50% की मैक्सिमम सहायता दी जाएगी, अधिकतम 1 लाख रुपए तक की। इसके अलावा जो ई कॉमर्स प्रोत्साहन है उसके लिए आपको 1 साल तक प्लेटफॉर्म फीस का 75%, ई कॉमर्स फीस कितनी? 75%, अधिकतम 50,000 रुपए। और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 50%, 1 लाख रुपए। ये मैंने पढ़ा रखी है, वैसे आगे भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में अगली क्लास में। सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है उनको 5 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए दे गारंटी फीस का 5 वर्षों तक 50% पुनर्भरण इसमें किया जाएगा। 50% का जो पुनर्भरण है वो किया जाएगा। ये आपकी नीति है जो कि चर्चा में थी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। प्रश्न देखो आप, 10 दिसंबर 2025 से लागू हुई, 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, बिल्कुल सही है। खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो दिया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर 6% और 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
महिला, SC, ST और दिव्यांगजनों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ई कॉमर्स प्रोत्साहन के लिए 1 वर्ष तक प्लेटफॉर्म फीस का 50% या फिर अधिकतम जो है वो आपके 50,000 रुपए की सहायता इसमें की जाएगी ई कॉमर्स के ऊपर। ठीक है, ई कॉमर्स पर 75% है, 50% नहीं है, 50% इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर है, तो ये आपका इसमें गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही सही है इसमें। अब आते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, जो है कि है आपके प्रत्यक्ष आवंटन नीति का। ठीक है, जनवरी से जून तक की लास्ट नीति की अगर अपने बात करें तो वो आपके आती है डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी या फिर प्रत्यक्ष आवंटन नीति, जो कि उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी और जिसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर 1600 से भी अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन जो है वो किया जा चुका है। MSME इकाइयों के लिए जो लैंड यूज अप्रूवल की जो सीमा है उसको 60 से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो पिछले 1 साल में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया है। दूसरा, जो MSME इकाइयां हैं उनके लिए जो लैंड यूज करने की अप्रूवल सीमा होती है उसको 60 दिन से घटाकर कितना कर दिया है, 30 दिन ही कर दिया है। ठीक है, और उद्योग शुरू करने की जो स्वीकृति सीमा है उसको 120 से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। उद्योग शुरू करने की जो स्वीकृति सीमा थी उसको 120 से घटाकर कितना कर दिया है, अब 30 दिन जो है वो कर दिया है। इसके अलावा जो गैर प्रदूषणकारी उद्योग है उनकी व्हाइट कैटेगरी सूची के अंदर 104 से बढ़ाकर 877 कर दिया गया है। गैर प्रदूषणकारी जो उद्योग थे उनके लिए एक व्हाइट कैटेगरी सूची होती है, उसमें पहले 104 उद्योग शामिल थे, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 877 कर दिया है। तो ये परिवर्तन डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत या प्रत्यक्ष आवंटन नीति के तहत हुए हैं। अगर अपने प्रश्न देखें तो उद्योगों के लिए भूमि सुनिश्चित करने के लिए MSME इकाइयों के लिए लैंड अप्रूवल सीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई, बिल्कुल सही है। इस नीति के अंतर्गत उद्योग शुरू करने की स्वीकृति सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई, बिल्कुल सही है। व्हाइट कैटेगरी जो उद्योग है 104 से 877 कर दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, तो ये अपने आज की क्लास थी जिसके अंदर अपने जनवरी से लेकर जून 2026 तक की जितनी भी सरकार की नीतियां थी वो अपने सारी पढ़ ली है। अगली क्लास के अंदर जो आर्थिक समीक्षा में दी हुई नीतियां हैं उनको अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार नीतियां जो है वो 2 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, जहां से आपको न्यूनतम 2 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक इस क्लास में से, एक अगली क्लास में से। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में।